अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, शहबाज शरीफ आज फिर अदालत में पेश हुए। क्या इसमें मुल्क की इज़्ज़त है? मुल्क का वज़ीर आज़म हो और वो पेशियाँ भुगत रहा हो, क्या इसमें मुल्क की इज़्ज़त है? सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला के करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी का पूछा जाए, क्या इसमें मुल्क की इज़्ज़त है? वज़ीर आज़म के साथ सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला भी मनी लॉन्ड्रिंग का मुलजिम हो तो क्या इसमें मुल्क की इज़्ज़त है? सुबह FIA की अदालत में पेश हों और शाम में मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव की कुर्सी पर बैठने से क्या ये मुल्क की इज़्ज़त है? वज़ीर आज़म अब तक मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलजिम होने के बावजूद तुर्की, सऊदी अरब और चीन के सरबराहान से मुलाकात करें, क्या इससे मुल्क की इज़्ज़त है? सुप्रीम कोर्ट, FIA और NAB के हाई प्रोफाइल मुकदमात में नाजायज़ तकर्रुन और तबादलों पर सोमोटो लिए जा रहे हैं, क्या इसमें फिर मुल्क की इज़्ज़त है? सियासी तफरीक में बूट पॉलिश करने जैसे अलकाबात जलसों में बोले जा रहे हैं, क्या इसमें मुल्क की इज़्ज़त है? शदीद मुआशी बहरान को लेकर दूसरे ममालिक से इमदाद मांगी जा रही है, क्या इसमें मुल्क की इज़्ज़त है? मुल्क का वज़ीर आज़म कहता है कि आवाम का दर्द है लेकिन IMF के आगे हम मजबूर हैं। साबिक वज़ीर आज़म एटमी असासों से शुरू होकर मुल्क की सलामती पर सवाल उठा रहे हैं, क्या इसमें मुल्क की इज़्ज़त है? IMF से कर्ज का बेल आउट पैकेज चाहिए और वो शराइत मनवा रहा हो और आवाम चक्की में पिस रहे हों। अपनी ही सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने ही लोग सोशल मीडिया पर बुरा भला कह रहे हैं, क्या इसमें मुल्क की इज़्ज़त है? सियासी जमातों ने अपनी सियासी तकसीम में रियासती इदारों को भी नहीं छोड़ा, क्या इसमें मुल्क की इज़्ज़त है? पाकिस्तान में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसमें मुल्क की इज़्ज़त नहीं हो रही। एक तरफ सियासी जमातें इक़्तिदार की खींचातानी में लगी हैं तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शुगर स्कैंडल में 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में आज मुल्की इदारों की सिक्योरिटी में अदालत के सामने पेश हुए। इल्ज़ाम मनी लॉन्ड्रिंग और गाड़ी पर फूल नशावर किए जा रहे थे। ये मुकदमा नवंबर 2020 में दर्ज किया गया, जिसमें इल्ज़ाम है कि हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज ने नामालूम ज़राए से माल जमा किया और शहबाज शरीफ ने इनकी मुआवनत की। 13 दिसंबर 2021 को इस मुकदमे का चालान पेश होता है, जिसमें तफ्तीशियों ने 28 बेनामी बैंक अकाउंट्स का सुराग लगाया जो 2008 से 2018 तक शरीफ फैमिली के चपड़ासियों और क्लर्कों के नामों पर लाहौर और चिन्योट के मुख्तलिफ बैंकों में खुलवाए गए थे और इन अकाउंट्स में भारी रकम छुपाई गई थी। तफ्तीश में लिखा गया कि इस रकम का शुगर के कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं मिला। 17,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी अदालत में पेश किया गया, जिसमें जाली टीटीज बनाकर लगभग $50 लाख बहरीन की एक खातून के नाम पर ट्रांसफ़र हुए और इसमें साबिक वफाकी वजीर इसाक डार की मदद शामिल है। ये सारी डिटेल्स पेश की गई। नाज़रीन, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में नामजद शहबाज शरीफ ने जैसे ही वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठाया तो इस केस के तफ्तीशी अफसरान और सबूतों को बदलने के खदशे के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो लेकर न सिर्फ सारा रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिया बल्कि इदारों को किसी के तकर्रुर और तबादले के लिए भी मना किया। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इसी मुकदमे का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर तनकीद की और ये इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ FIA के केस ख़त्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। शहबाज शरीफ सिर्फ एक वजह से इक़्तिदार में आया था, अपनी चोरी बचाने के लिए। 16 अरब रुपए के FIA और 8 अरब रुपए इसके और इसके बच्चों के NAB में केस थे। इनका ऐसा केस था, कोई ताकतवर ना होता तो 1 साल पहले जेल में होता। FIA के ऊपर इन्होंने तब्दीलियां की हैं, अपने ऑफिसर लेके आए हैं। शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह केस उठाया है। नाजरीन, मुत्तहदा हुकूमत मुश्किल फैसलों का नाम लेकर आवाम पर महंगाई के बम बरसा रही है तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान हुकूमत से निकाले जाने के बाद अमरीकी साजिश का बयानिया लेकर सड़कों पर हैं और शहर शहर जलसे करके अर्ली इलेक्शंस का मुतालबा कर रहे हैं। मुल्की मईशत के दिवालिया होने की खबरें और सियासी जमातों का मिल बैठ कर हिकमत अमली तय करने की बजाय मुल्की सलामती पर सवाल उठाने की रविश का खात्मा आखिर कब होगा? क्या सियासी जमातें आपसी चपकलिश से निकलकर आवाम की तरफ तवज्जो बढ़ाएंगी? इसी पे नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वफाकी वजीर सेनेटर शिबली फराज साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शिबली साहब आपका। शिबली साहब, बड़ी एक कन्फ्यूजन है, 6 दिन गुजर गए, इंतज़ार था लोगों को, आपके वर्कर्स को, कारकुनों को कि इमरान खान क्या अगला लाहे अमल देंगे, क्योंकि आप लोगों के दावे थे कि 20 लाख से भी अब की बार ज़्यादा लोग मैं लेके आऊँगा। क्या स्ट्रैटेजी है आप लोगों की? स्ट्रैटेजी से हटकर अब ये लग रहा है कि सारी जो तवज्जो है, अब पिछले 2-4 दिनों के जलसे देख लें, सारा जो प्रेशर डाल रहे हैं इमरान खान साहब अपनी बातों पर, या तो वो इस्टेब्लिशमेंट है या वो अदलिया है, क्या वजह है इसकी? नहीं जी, देखें, हम तो ये समझते हैं कि जो रिस्पॉन्स पब्लिक ने दिया, जो हुआ
उसकी तह तक जाना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज ये एक नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू है और ये इस मुल्क की सॉवरेनिटी का भी इशू है। हम ये समझते हैं कि जिस तरीके के साथ एक इलेक्टेड हुकूमत को वो किया गया, डिस्प्लेस किया गया एक कुछ ऐसे लोगों से और कुछ ऐसे तरीके से जिसमें कि बड़ी क्लियर इंडिकेशंस थी, जो कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो कि मुल्क की बड़ी प्रीमियम इदारा है, जिसने कि एक दफ़ा हमारी हुकूमत में और दूसरी दफ़ा ये जो अभी हुकूमत है इसमें उनका इजलास हुआ और इस बात पे इत्तेफाक हुआ कि इस मदाखलत हुई है। अब ये बड़ी सीरियस चीज़ है, इसको आप अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते हैं, ना अंडर प्ले कर सकते हैं। आपको तो हमें तो एज बहैसियत मुल्क इस बात को अवाम को जानना चाहिए कि ये हुआ क्या है, क्योंकि ये जो हुआ है ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर पावर भी हैं, हम एक बात ये है कि जिन इदारों को आप खबरदार करते रहे कि साजिश हो रही है, कुछ करें, जिनका जिक्र खान साहब अपने जलसों में कर चुके हैं, उन इदारों के सरबराहान पूरे इदारे शहबाज शरीफ साहब के सामने बैठे होते हैं, उनसे डायरेक्शंस ले रहे होते हैं, उनकी सुन रहे होते हैं, उनके साथ मीटिंग्स में बैठे होते हैं। तो ये कौन चीजें कॉम्प्रोमाइज कर रहा है फिर? नहीं, देखिए ऐसी तो बात नहीं है। ये तो हमेशा होता रहा है कि जो एटलीस्ट थियोरेटिकली जो भी जो प्राइम मिनिस्टर के नीचे जो भी गवर्नमेंट के या डिफेंस फोर्सेस के जो भी आला अफसरान होते हैं, अफवाज के सरबराहान होते हैं, वो हमेशा वो उनके सामने होते हैं। इससे तो कुछ ये कोई अनहोनी बात तो नहीं है, लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है कि हमने ये देखना है कि ये जो इतना एक बड़ा अब देखें, आप इससे अंदाज़ा लगाएं शाजिया कि ये लोग सब पूरे मुल्क के लोगों ने ये रिएक्ट क्यों किया है। ये रिएक्ट इसीलिए किया है कि जो हुआ है वो नॉर्मल नहीं हुआ। ये एक बड़ा आर्टिफिशियल सी एक चेंज हुई जिसमें कि न तो कोई एक उसका बैकग्राउंड था इन द सेंस कि वो उसकी कोई इतनी प्रिपरेशन नहीं हुई और अचानक एक चीज़ हो जाए जिसमें कि आपके मेंबरान, आपके जितने भी इत्तेहादी हैं, सारे जो है तो तितर बितर हो जाएं, जबकि मुल्क में न तो कोई ऐसा क्राइसिस हो जो कि आ जाए। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी के लिहाज से, हर लिहाज से हम एक बिल्कुल एक टेल स्पिन में जा रहे हैं। तो जबकि एक हुकूमत जो कि बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही थी और अचानक को नहीं पता था, आप लोगों ने तो इत्तेहादियों से जिक्र ही नहीं था किया कि ऐसी कुछ साजिश हो रही है। आप एमक्यूएम से हम बात करें, आप लोग एमक्यूएम से पूछ लें कौन सा ऐसा दिन था, आप लोग तो वहां पर दौरे कर रहे थे कराची के, इमरान खान साहब, वजीर आजम साहब, वो कहते हैं कि आखिरी दिन तक इन लोगों ने हमें नहीं बताया था कि ऐसी कोई साजिश हो रही है। अगर आप लोग बताते तो शायद हम लोग अपना फैसला बदल लेते। देखें जी, ये अगर हम इन बातों को बिलीव कर लें तो वो आज उधर ना होते जिधर वो हैं। देखें कैबिनेट में ये बातें बड़ी क्लैरिटी से होती थी, हर उस हमारे एलाइज की वो मिनिस्टर्स वहां पे मौजूद होते थे। तो ये कहना कि उनको पता नहीं था, तो मेरा ख्याल है कि मैं अब इस पे कमेंट क्या करूं, जबकि वो कैबिनेट का हिस्सा थे और कैबिनेट की हर मीटिंग में ये बात हुई। यहाँ तक कि जो आखिरी मीटिंग भी हुई उसमें साइफर तक का हमें वो उसके पॉइंट्स दिखाए गए, हमें उसकी जो मतन था वो हमें दिखाया गया। तो कैसे कोई कह सकता है कि हमें पता ही नहीं था? ये तो बड़ी अजीब बात है। नहीं, जब आप लोग तो परवेज इलाही साहब को मना रहे थे, परवेज इलाही साहब ने तो इन लोगों के साथ दुआए खैर भी कर ली थी, उस वक्त साजिश कहाँ थी? उस वक्त आप लोगों ने क्या उनको बताया, काफ लीग वालों को बताया? आप लोग तो जोड़ तोड़ में लगे हुए थे जनाब। आप कभी एमक्यूएम को मना रहे हैं, कभी आप काफ लीग वालों को जाकर मना रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं था, किसी इत्तेहादी को नहीं पता था। देखिए नहीं, ये बिल्कुल गलत है जो कहा जा रहा है, जो आप कह रही हैं। ये बिल्कुल, मैं आपको वसूख के साथ, बीइंग एन एक्स कैबिनेट मेंबर जो कि उस कैबिनेट का हिस्सा था, गवाह हूँ इस बात पे कि जितने भी हमारे इत्तेहादी थे, काफ में से मुंह से लाई थे, GDA में थी, 2 मिनिस्टर्स थे हमारे, सोमरो साहब थे और डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहबा थी, MQM के अमीनुल हक थे। ये इस चीज के चश्मदीद गवाह, BAP पार्टी की मेंबरान कैबिनेट के हिस्सा थे, इन्होंने चीमा जो है वो हिस्सा थे। तो ये बात तो हम कैबिनेट में खुल के करते थे। तो हम तो उनसे जब जाके कि जो आपके इत्तेहादी थे ये कॉन्शियसली जानते हुए, समझते हुए ये सब लोग अमरीकी साजिश का हिस्सा बने? नहीं, देखें, नहीं, मेरी बात सुने। देखें, बात यह है कि कई चीजें होती हैं दानिस्ता तौर पे और कोई होती है नादानिस्ता तौर पे। जो इस किस्म की चीजें होती हैं वो बड़े टॉप लेवल पे मैनेज की जाती हैं।
इनको शायद पता हो, क्योंकि हमने तो अपनी तरफ से तो बिल्कुल बताया हुआ था, पता था सबको। और अगर हम उनके पास जा रहे थे तो हम तो यही कहने जा रहे थे कि जी जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा, आप हमें नहीं छोड़े। अभी तो जाहिर है कि जो चले गए हैं उन्होंने यही आर्गुमेंट देना है कि जी हमें तो कुछ पता ही नहीं था, जैसे कि वो कल के बच्चे हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इस बात को छोड़ें जी। फैक्ट ये है कि पाकिस्तान के अवाम, मेजॉरिटी ऑफ देम, आपके जितने, मैं कहता हूं कि मैं ये जिसे कहते हैं ना, इतनी ऑडेसिटी है कि मैं कह सकूं कि इवन आपकी फैमिली मेंबरान भी, वो भी जो है तो इमरान खान की बात पे यकीन कर रहे हैं। जितने भी, लेकिन एक बात बताएं शिबली साहब, इमरान खान साहब आजकल जो एक बयानिया लेकर चल रहे हैं, और आप 2 दिन पहले, जो 4 दिन पहले उन्होंने जो एक इंटरव्यू दिया, तो इससे तासुर ये मिलता है कि इमरान खान साहब समझते हैं कि इमरान खान है, उनकी हुकूमत है तो सब कुछ ठीक है, मुल्क भी चलता रहेगा, फौज भी चलती रहेगी, सारा निज़ाम चलता रहेगा क्योंकि इमरान खान की हुकूमत है। तो एक सिस्टम को सिर्फ अपने साथ नथी कर लेना कि एक शख्सियात के साथ सिस्टम नहीं चलते, शख्सियात के ताबे नहीं होते, तो क्या ये दुरुस्त एक बयानिया लेकर चल रहे हैं आप लोग? देखें, बिल्कुल दुरुस्त बयानिया लेकर चल रहे हैं। इमरान खान जब ये कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि इमरान खान की कोई बाहर इंटरेस्ट नहीं है, ना बिजनेस इंटरेस्ट है, ना उनकी फैमिली बाहर है, ना उनका कोई कारोबार बाहर है, ना जायदादें बाहर हैं। उनको मैनिपुलेट करना बड़ा मुश्किल है बाय अदर फोर्सेस, बाहर के मुल्क के फोर्सेस वो मैनिपुलेट नहीं कर सकती हैं। आपको हमेशा एक ही लीडर पैदा होता है, रोज भुट्टो नहीं पैदा होता, रोज इमरान खान नहीं पैदा होता, रोज कायदे आज़म नहीं पैदा होता। ये एक हिस्ट्री में एक मोमेंट आती है जिसमें कि एक लीडर के गिर्द सारी कौम जमा हो जाती है। और ये बात कहना इमरान खान के बारे में कि वो मुल्क तोड़ने की बातें कर रहे हैं, तो खुदा के लिए इसको तोड़े मरोड़े नहीं। ये बात जो कुछ सेक्शंस ऑफ मीडिया ये कर रहे हैं वो बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन उसका अवाम पे कोई असर नहीं पड़ रहा। देखिए, हमने ये भी देख लिया कि किस तरह से मीडिया मैनेजमेंट हो रही है, किस तरह से ब्लैकआउट किया गया। शुरू में हमें एज इफ हम, मेरा ख्याल है, कोई चोरी में पकड़े गए थे। भाई, चोरी में तो वो पकड़े गए हैं जो कि आज आपकी हुकूमत कर रहे हैं। आज वो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं कि उन पे जमानत पे हैं दोनों। चीफ मिनिस्टर पंजाब जो कि आधा पाकिस्तान है, जो आपका प्राइम मिनिस्टर है, उस पे गिरफ्तारी की जमानत पर है, उस पे 9 तारीख को फिर उसकी पेशी है। आपको एज अ पाकिस्तानी इस बात पे फख्र है कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है, आपका जो चीफ मिनिस्टर जिधर आप बैठी हुई हैं, वो जो है तो जमानतों पे हैं, उन पे सीरियस करप्शन के चार्जेस हैं। और तो आप लोग क्या समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इंटरवीन करे, जो हर जलसे में एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव भी डाल रहे हैं कि आए आप लोग मसाइल को देखें, मईशत को देखें, क्या अब इस मुल्क के मसाइल का हल एस्टैब्लिशमेंट के इंटरवीन करने से ही है? वो मदाखलत करें तो मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि ये कोई नई बात है नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट रही है पॉलिटिकल सेटअप्स को आगे पीछे करने में। हम जो ये कह रहे हैं कि वो इंटरनल चीजें, देखिए मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, हम सब इसमें बिलीव करते हैं कि कोई भी मुल्क, खास तौर पे पाकिस्तान जैसा मुल्क, क्योंकि उसकी एक जियोग्राफिक जो लोकेशन है, हमें हमारे दुश्मनों से हम घिरे हुए हैं। वी वांट अ स्ट्रॉन्ग आर्मी। स्ट्रॉन्ग आर्मी के लिए वो स्ट्रॉन्ग होगी सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि जब अवाम उसके पीछे खड़ी होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। इसमें कोई शक नहीं है, एक आम बंदा पिस रहा है महंगाई की वजह से, इसमें कोई शक नहीं है। एक हफ्ते के अंदर जो 2 बार 30-30 रुपए करके 60 रुपए का एक पेट्रोल बम गिराया गया, इससे भी अवाम तकलीफ में है। आप क्या ईमानदारी से ये समझते हैं कि यही लोग जिम्मेदार हैं? आप लोगों ने जो IMF से मुआहदे किए हैं उसका कोई नतीजा नहीं है ये? बिल्कुल जी, हम तो देखें, हम तो ये कहते हैं कि हम इस मुल्क के लिए एक सस्ता तेल, सस्ती गंदम ले रहे थे रशिया के साथ, यही तो सारा चक्कर हुआ। सर, अगर ऐसी कोई डॉक्यूमेंटेशन है, वो कह रहे हैं आप हमें दिखाएं, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आपका क्या ख्याल है कि इनके पास नहीं होगी? इनको तो चाहिए था कि ये भागते हुए जाते, चले आज चले जाएं, भागते हुए चले जाएं और उनसे ये बात करें, क्योंकि ये बात जब शुरू हुई थी, खत लिखे गए, फॉरेन ऑफिस के थ्रू खत चले गए, बात हुई, उसको मटेरियलाइज करने में तो एक टाइम भी लगता है और पुश करते इंडिया ने नहीं कर लिया। हम तो ले रहे थे, तो ये क्यों कह रहे हैं कि हम जो है, अभी किसने रोका हुआ है उनको? ये उन्होंने रोका हुआ है जो कि जिसके के ये अलाकार हैं, जिधर जो कि तो अमेरिका चाहता है, अमेरिका का प्रेशर है, इसलिए ये रशिया के पास नहीं जा रहे। एग्जैक्टली। और आप लोग रशिया गए तो आपको ये भुगतना पड़ा? नहीं, ऑफ कोर्स, देखें, इंडिया ने अपनी नेशनल इंटरेस्ट को मुकद्दम रखा,
और उन्होंने वो गैस भी ली उनसे गंदम भी ले रहे हैं, उनसे तेल भी ले रहे हैं, अपने अवाम को वो सहूलत दे रहे हैं, सस्ता कर रहे हैं वो पेट्रोल को। हम पता नहीं किस चक्कर में, हमने पहले भी जंगें लड़ी उनकी, हम पता नहीं किस चक्कर में, और वो जिसे कहते हैं हम जूते भी खाते हैं और प्याज भी खाते हैं। हम इमरान खान यही तो चाह रहा है कि इस मुल्क में भाई वो खुददारी, वो एक आजाद खारजा पॉलिसी, वो पॉलिसी जिसमें कि पाकिस्तानी अवाम के मफादात को मुकद्दम रखा जाए, वो पॉलिसीज हमें करनी चाहिए। हमें नहीं, हम एक लेकिन IMF के प्रोग्राम में जब आप लोग थे, IMF से आपका मुआहदा था कि इतने पैसे आप लोगों ने पेट्रोल महंगा करना है, ऊपर से आप लोगों ने 10 रुपए की सब्सिडी दे दी। इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि वो कहते थे 10 रुपए महंगा करो, मैंने 10 रुपए सस्ता कर दिया। तो एक मुआहदे की जब आप लोग खिलाफ वर्जी करेंगे तो आप लोगों का तो प्रोग्राम भी तातुल का शिकार था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक शख्स जिससे हमने पैसा लेना है, जिसके मोहताज बैठे हुए हैं, उसकी पॉलिसीज के खिलाफ चलेंगे और आप समझेंगे फिर हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी? मुआहदों की खिलाफ वर्जी तो आप लोगों ने की। देखें, इस तरह तो आपसे कोई ये भी कह सकता है जिस इकोनॉमिक सिचुएशन में हमें ये ले आए हैं दो महीनों में, इस तरह तो फिर आपसे वो जिस तरह की कोई खबर भी उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रॉब्ली या वॉशिंगटन पोस्ट में भी है, ये तो बड़ा आसान है कि आप अपनी मुल्क के जो वो न्यूक्लियर असासे हैं वो भी कल आपसे कोई मांग सकता है, तो आप कहेंगे कि जी मैं दे दूंगा जस्ट बिकॉज मुझे पैसे चाहिए। आपने हर कीमत पे अपनी नेशनल इंटरेस्ट को मुकद्दम रखना है। और अवाम, हुकूमतें क्या होती हैं? अवाम की नुमाइंदा होती हैं। अगर वो नुमाइंदा हुकूमतें भी अवाम के मफादात को पीछे छोड़कर और वो ऐसे वायदे करें, तो जाहिर है कि हमने तो ये कहा था कि हम अचानक नहीं कर सकते हैं, और हमने उसके लिए एलोकेशंस की, हमने उसके लिए पैसे रखे कि ये अवाम को कम से कम जून तक ये उन पे ये बोझ ना पड़े। जून के बाद क्या? जून के बाद क्या होना था? आप लोगों ने क्या 60 रुपए इकट्ठा बढ़ाना था? जून के बाद क्या होना था फिर? नहीं, जून के बाद देखिए हम स्लोली ग्रेजुअली, साथ ही साथ में हम, इकोनॉमी तो ठीक चल रही थी, 6% पे ग्रो कर रही थी, तो इकोनॉमी चल रही थी, टैक्सेस हमने रिकॉर्ड इकट्ठे किए थे, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, ये सारी चीजें आपके साथ धड़म से नीचे गिरा दी हैं इन्होंने। बिकॉज आपके फाइनेंस मिनिस्टर एक नहीं है, दो हैं, एक लंदन में बैठा हुआ है, एक इधर है, कुछ पता नहीं है उनको कि क्या उन्होंने करना है। ठीक है, हम तो एक मुल्क को एक बड़े जबरदस्त तरीके से चला रहे थे और पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साबिक वजीर तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। शामी साहब, सियासी अदम इस्तेहकाम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एक तरफ मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव सूबा अदालत में पेशियां देते हैं, वज़ीर आला पंजाब सूबा अदालत में पेशियां देते हैं, शाम को अपनी कुर्सियां संभालते हैं, मईशत की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। दूसरी तरफ इमरान खान का प्रेशर है अदलिया पर, इस्टेब्लिशमेंट पर, कि वो किसी तरह से इंटरवीन करें आके इस सारे सिस्टम में। सर, ये आपको क्या लगता है सूरत हाल किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है? दुनिया में अलग मजाक बन रहा है, बाहर आप किसी से बात करें तो लोग कहते हैं कैसा वज़ीर आज़म है, कैसे वज़ीर आला है, सुबह अदालतों में जाते हैं, शाम को कुर्सियां संभालते हैं ये लोग। देखिए, अगर वज़ीर आज़म पर और वज़ीर आला पर उनके मुखालफिन ने मुकदमे कायम किए होंगे तो फिर तो उनका वो सामना भी करना पड़ेगा उनको। ये कोई अनोखी बात नहीं है। वज़ीर आज़म पर अगर मुकदमा है तो उन्हें अदालत में पेश होना चाहिए, वज़ीर आला को भी अदालत में पेश होना चाहिए। कानून से कोई बालातर नहीं है, अभी वो मुल्ज़िम है, मुजरिम नहीं है। और जब फैसला होगा अगर उनके खिलाफ, सर यही तो सवाल है, फैसला नहीं हो रहा। इन केसेस में ये लोग अब जेलें भुगत चुके हैं, साल साल जेलों में रह चुके हैं। आपको पता है जब इमरान खान की हुकूमत थी, नून लीग के किसी लीडर का नाम ले लें जो जेल में ना रहा हो, पीपल्स पार्टी के किसी लीडर का नाम ले लें जो जेल में ना रहा हो। सर, यही तो इस सिस्टम पर सवालात उठते हैं कि फैसले नहीं होते हैं। फैसले होंगे, वक्त तो लगता है, लेकिन तो प्रोसिक्यूशन का मामला है ना। प्रोसिक्यूशन को अपना केस जल्द पेश करना चाहिए, अदालत में तो कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा जो अदालती निज़ाम है वो अपने तरीके से काम करता है। अभी तो आप देखिए जो फॉरेन फंडिंग केस है पीटीआई का, वो तो 2014 से ज़ेर समाअत है।
हाँ। 8 साल हो गए, उसका फैसला नहीं हो सका। कासिम सूरी साहब जो हैं, उनकी जो पिटीशन है वो अपनी सीट जो है वो उनके खिलाफ उजरदारी मंजूर हो चुकी, सुप्रीम कोर्ट के स्टे पे बैठे हुए हैं, वो इस्तीफा दे गए, लेकिन अभी वहां मुकदमे का फैसला नहीं आया। जो हमारा निजाम है उधर सुस्त रवि उसमें का शिकार है, लेकिन बहरहाल जब फैसला होगा तो इंसाफ ही होगा। इमरान खान एहतजाज से पीछे हुए हटते हुए नजर आए हैं। अब आप उनकी कोई तकरीर देख लें, जलसा देख लें, वो सिर्फ 2 इदारों को मुखातिब करते हैं। एक हमारी अदलिया है, दूसरा इस्टेब्लिशमेंट है कि किसी तरह वो इंटरवीन करें आके। वो मईशत का कहते हैं कि आप न्यूट्रल हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मईशत को संभालें, मुल्क की सालमियत से ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है। तो आपको लगता है कि अगर वो चुप करके बैठे हैं, एहतजाज नहीं कर रहे हैं, तो कोई यकीन दहानी है या इसके पीछे कोई और स्ट्रैटेजी, अगली स्ट्रैटेजी का उन्होंने अभी ऐलान भी नहीं किया कि क्या करने क्या जा रहे हैं वो लोग? देखिए, मुल्क की सालमियत जो है वो दस्तूर की बालादस्ती से वाबस्ता है। हाँ। दस्तूर पाकिस्तान का एक दस्तूर है, तहरीरी दस्तूर है, उसके मुताबिक यहाँ के मामला तय होते हैं, उसके मुताबिक अदारे अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं। फौज का एक अपना किरदार है, अदलिया का अपना किरदार है। न फौज और न अदलिया वो किसी लीडर के मातहत नहीं है तो उसकी तकरीरों के मुताबिक अमल करे। अगर अदलिया से किसी को चाहिए, कोई इंटरवेंशन चाहिए, तो उसको चाहिए कि दरखास्त दे, उसके सामने अपनी प्रेयर पेश करे और फिर अदलिया जो है उसका फैसला करेगी। अदलिया जो है इस तरीके से मैदानों में ललकार कर तो अदलिया जो है उसकी इंटरवेंशन नहीं हो सकती। अदलिया ना इंतजामिया है ना मुकन्नना है, मुकन्नना को अपना काम करना है, अदलिया को अपना काम करना है। और खान साहब जो हैं वो मुकन्नना में उनकी एक बड़ी अक्सरियत मौजूद थी और वो वहां से इस्तीफे देने का फैसला किया, उन्होंने मैदान खाली छोड़ दिया और उनकी जगह अब एक बागी रुकन जो है राजा रियाज साहब वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन बना दिए गए। तो अगर खान साहब की हिकमत अमली जो है वो दूसरों के लिए मैदान छोड़ देने की होगी तो फिर उसका नतीजा भी उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये क्या नई हिकमत अमली है कि जिसे तासुर मिले कि खान साहब हैं तो सब कुछ है, खान साहब है तो मुल्क रहेगा, खान साहब हैं तो फौज रहेगी, खान साहब नहीं है तो कुछ भी नहीं रहेगा? ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन अमली तौर पर ऐसा नहीं होगा। और आप देखेंगे कि जो उनकी तवक्को थी कि लाखों लोग जो हैं इस्लामाबाद में जमा हो जाएंगे और वो अपनी मर्जी कर सकेंगे, ऐसा नहीं हुआ। वो लोग उनकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए उस तरह नहीं निकले जिस तरह वो चाहते थे। तो खान साहब को चाहिए कि वो दस्तूर के दायरे में अपनी ताकत बढ़ाएं, इंतखाबात की तैयारी करें, उनमें हिस्सा लें और अक्सरियत हासिल कर ले तो हुकूमत बनाएं। हमें जितना जोर है दस्तूर के दायरे में लगाना चाहिए, यही उनके लिए भी बेहतर है और उनके हरीफों के लिए भी बेहतर है। सही। शामी साहब, मईशत में जिन मुश्किल फैसलों की बात की जा रही थी वो फैसले इस हुकूमत ने लेना शुरू कर दिए हैं, लेकिन आपको लगता है इस मुश्किल फैसलों के साथ साथ नून लीग की बाकी पार्टियों की मैं बात नहीं कर रही, ज़ाहिर है वो वजारतें तो उनके पास नहीं है जो अहम पोर्टफोलियो नून लीग के पास है, ना वो पीपल्स पार्टी के पास है, ना वो MQM के पास हैं, तो आपको लगता है कि मुश्किल फैसले लेने से नून लीग की सियासी साख मुतासिर होगी अगले इलेक्शंस में? ज़ाहिर है इन पर ही प्रेशर आएगा कि भाई आपने एक हफ्ते में 60 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ाया था, आपने 45% गैस महंगी की थी, आपने बिजली 8 रुपए यूनिट मजीद महंगी की थी। देखिए, मुश्किल फैसले जो हैं वो करने पड़ते हैं। अगर ये फैसले ना किए जाते और IMF का प्रोग्राम रिवाइव ना होता तो पाकिस्तान दिवालिया हो सकता था, जहां श्रीलंका की सूरत हाल पेश आ सकती। अब जो मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं उसके नतीजे में मेरा ख्याल रुपया जो है मुस्तहकम होगा और आहिस्ता आहिस्ता हालात जो हैं वो ठीक हो सकेंगे। हो सकता है मुस्लिम लीग नून को इसकी सियासी कीमत अदा करनी, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता हम तब समझते हैं, आम आदमी तब समझता ना जब इस हुकूमत का पहला साल होता। ये पहला साल भी है, ये आखिरी साल भी है, लेकिन आम आदमी तो ये तो देखना है ना कि जो चीजें महंगी हो रही है इसका डायरेक्ट प्रेशर तो एक आम आदमी पर पड़ रहा है ना, एक आम सारिफ पर पड़ रहा है। क्या वो ये चीज समझने को तैयार होगा? वो तो सब इन चीजों को मद्देनजर रखकर अगले इलेक्शन में वोट देगा। देखिए, ये तो फिर नून लीग के ऊपर मुनसर है कि किस तरीके से वो अपना मुकदमा पेश करती है। हर शख्स को नजर आ रहा है कि अगर ये फैसले ना लिए जाते तो पाकिस्तानी मईशत को बहुत नुकसान पहुंचता और पाकिस्तान को बजाते खुद पाकिस्तान जो है बहुत गैर मुस्तहकम हो जाता। डॉलर पता नहीं उसके कहां से कहां चला जाता और रुपए की कदर कितनी घट जाती।
तो ये जो हम निषेध की तरफ लुढ़क रहे थे उसके रास्ते में रुकावट खड़ी की गई है। अगर इसका कुछ सियासी नुकसान उठाना भी पड़ता है तो कोई ऐसी बात नहीं। मुल्क जो है वो सियासत से मुकद्दम होना चाहिए, मुल्क की मुफाद को मद्देनजर रखकर फैसले करने चाहिए। और मेरे ख्याल जब लोगों को समझाया जाएगा तो उनको भी बात समझ में आएगी। और जब हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगे और अगर यूक्रेन की जंग खत्म हो गई तो उसके बाद जो ऑयल की कीमतें जो है वो तवक्को की जाती है कि नीचे आएंगी, तो बहुत सी यानी ऐसी उम्मीदें हैं जो लगाई जा सकती हैं। लेकिन बहरहाल हालात का सामना तो करना है, उनसे घबराना नहीं चाहिए। लीडरशिप का यही इम्तिहान होता है, उसे चैलेंज कबूल करने पड़ते हैं। और तो क्या इस हुकूमत का मुद्दत पूरी करने का फैसला दुरुस्त है? देखिए जी, अभी तक तो उन्होंने यही फैसला किया है। अब मुश्किल फैसले किए हैं, कोशिश उनकी ये है कि इसको समर्थ बरामद हो जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो जाहिर है उसका खमियाजा भी वो भुगतेंगे। तो सियासत में ये तो होता रहता है, इस तरह से होता है इस तरह के कामों। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब। बड़ा अजीब सा तासुर मिलता है बाहर हमें भी, दुनिया को भी, कि एक मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है, सबसे बड़े सूबे पंजाब का वजीर आला है, सुबह पेशियाँ भुगतते हैं, शाम में अपनी कुर्सियाँ संभालते हैं। अब FIA ने वजीर आज़म और वजीर आला पंजाब को गिरफ्तार करने की अदालत से इजाज़त मांगी है। अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ कि मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को जब वो अपनी कुर्सी पर मौजूद है उनको गिरफ्तार करने का आईनी कानूनी तरीक़ाकार है क्या? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये हमारे लिए, सबके लिए बाइस शर्म है कि पूरी दुनिया के अंदर जग अंसाई भी है और हमारा तमस्कर भी उड़ाया जा रहा है कि हमारे वो यानी आखिरी ओहदे जो सबसे बड़े ओहदे हैं, चीफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, उस पर वो लोग बराजमान हैं जिनके खिलाफ केसेस मौजूद हैं और क्रिमिनल केसेस मौजूद हैं। और ये केसेस आज के नहीं हैं, ये इनके प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनने से पहले के हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या इन्हें आईनी तहफ़्फ़ुज़ है, असल सवाल ये है आईनी तहफ़्फ़ुज़ क्रिमिनल केसेस के मामले में किसी शख्स को भी नहीं होता, क्योंकि ये क्रिमिनल केसेस जो हैं इनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए इसमें तमाम लोग जो हैं वो कानून की नज़र में बराबर हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो। तो इसके लिए किसी से इजाज़त देने की ज़रूरत नहीं होगी। FIA सिर्फ अदालत का हुक्म चाहिए होगा कि अदालत अगर इनकी बेल खारिज करती है तो उसके बाद इनकी गिरफ्तारियां हो जाएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा अमल जो हमें नजर आ रहा है, अगर तो ये एक और तमाशा बन जाएगा, एक और बहरान पैदा हो जाएगा। ये तो आपकी बात दुरुस्त है, बहरान और तमाशा तो ये हमारी किस्मत में अब लिखा जा चुका है। अब ये चीजें इस तरह की हो रही हैं कि जो पहले कभी हमने देखी और सुनी नहीं थी। कानून भी इसके साथ साथ चल रहा है और वो देख रहा है कि ये चीजें यानी नई सारी प्रेसिडेंट्स जो है वो सेट हो रही हैं। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे उनके खिलाफ ऐसा कोई कभी हमने सुना नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई केस मौजूद हो। लेकिन इनके खिलाफ भी जो केसेस हैं आप देखें, ये साल साल की जेलें भुगत चुके हैं। पिछले दिनों आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया था कि ऐसा तासुर मिल रहा है कि FIA में नैब में ऐसी तकर्रुरियां तबादले किए जा रहे हैं कि ये तासुर मिल रहा था कि ये जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ हैं, ये अपने केसेस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है इसीलिए नैब इतनी एक्टिव हो गई है, सुप्रीम कोर्ट FIA इतनी एक्टिव हो गई है सुप्रीम कोर्ट के सोमोटो एक्शन की वजह से? देखिए, ये मामला तो मैं समझता हूँ कि अदालत अगर इस मामले में ना आती तो शायद ये चीज़ें ना होती, चूँकि FIA तो बुनियादी तौर पर उनके मातहत है, यानी प्राइम मिनिस्टर के और मिनिस्टर इंटीरियर मिनिस्टर के मातहत है, तो इसलिए वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन इन्होंने ऐसा चूँकि आते ही तासुर देना शुरू किया होना ये चाहिए था कि ये तकर्रियाँ और तबादले जो थे स्पेशली इनके उन केसेस से मुतल्लिक जो अदालत में चल रहे थे इनके खिलाफ, उस पर थोड़ा सा हौसले से काम लेते, ज़रा उसको दस्त को ज़रा सेटल होने देते, अपना इक़्तिदार जो है उसे मुस्तहकम करते। यही जो फैसले आने थे होने थे और उस वक्त इन्होंने ये फैसला करना था कि इन्होंने टेन्योर पूरा करना, ये सारी चीज़ें हो जाती। उसके बाद अगर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें होती तो शायद इतना ज़्यादा
इसमें वावैला ना होता, लेकिन चूंकि इन्हें इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि सबसे पहले आते ही उन केसेस के बारे में इन्होंने तकर्रियाँ तबादले जो थे वो शुरू कर दिए। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करना पड़ी, क्योंकि मैं आपको एक अर्ज करूँ कि इससे ज़्यादा बड़ा तमस्खुर हमारे इस आईनी निज़ाम का लेकिन आप ये देखें, हमारे निज़ाम में भी बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं। 2020 में एफआईए ने शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया, तब भी तफ्तीश की, उन्हें कैद में रखा, लेकिन अब दोबारा से गिरफ्तारी की ज़रूरत क्यों पेश आई है? ये निज़ाम में आपको नहीं लगता कि तब्दीलियों की ज़रूरत है? आप क्या 5-5 साल 10-10 साल तफ्तीशी करते रहेंगे, आपको कुछ मिलेगा ही नहीं और दूसरे को आप सूली पर लटकाई रखेंगे? नहीं, ये जो केसेस है ना जिसमें उनकी गिरफ्तारी अब मतलूब है, ये इन केसेस में पहले गिरफ्तारी इनकी नहीं हुई। बात ये है कि ये इसमें तफ्तीश जो है वो हो रही है और उसका कुछ हिस्सा, चूँकि तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए आपको मुल्ज़म का आपके पास होना ज़रूरी है, उससे आपको इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन करना ज़रूरी है। और इस मामले में जो ज़ाब्ता फौजदारी दूसरे लोगों पर एप्लीकेबल है वही आपके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है। यहाँ तक ये सवाल है ना कि हम कहते हैं कि जनाब इतना सब कुछ हुआ और इसके बाद सजाएं नहीं हुई, वो तो अगर आप देख लें तो पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा उसमें लैप्सेस है, वो इतना कमज़ोर है, जिसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहते हैं, कि यहाँ साल आ साल केसेस चलते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुल्क में नई हुकूमत आते ही जैसे कीमतें बढ़ाने का एक मुकाबला चल निकला हो। हुकूमत ने पेट्रोल 2 बार 60 रुपए तक बढ़ाया तो नेपरा ने बिजली और ओगरा ने गैस की कीमतें बढ़ा दी। जिस हुकूमत से रिलीफ की उम्मीद थी उसने एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा महंगाई का हथौड़ा मारकर सब चकनाचूर कर दिया। हुकूमत मईशत संभालने के लिए मुश्किल फ़ैसलों का नाम देकर जो फ़ैसले अवाम पर मुसल्लत करती जा रही है, इन फ़ैसलों के नतीजे में होने वाली महंगाई अवाम का जीना दुश्वार करती जा रही है। अगरचे हुकूमत इन फ़ैसलों को मजबूरी का नाम देती है, मगर अवाम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अवाम क्या कहते हैं देखिए। सही हुकूमत करनी आ ही नहीं रही उनको, मसला ही मसला है सर, महंगाई है जी। इस वक्त हर पार्टी जो है सिर्फ अपनी सियासी जंग लड़ रही है, आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। पेट्रोल, गैस, बिजली, कहाँ से अखराजात इतने बढ़ गए हैं, क्या करे, खा के ही सोना किसी ने। हर चीज़ महंगी हो गई, ऑयल महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, बत्ती महंगी हो गई, गैस महंगा हो गया, आवाम बेचारे रो रहे हैं। मैं तो इस हुकूमत को यही तदकीन करूँगा कि लिहाजा आप लोग इस्तीफा दें और आप हुकूमत छोड़ के चले जाएं। लोग तो मर ही जाएंगे। ये गैस की कीमतें, ये बिजली की कीमतें और ये पेट्रोल की कीमतें, क्या रह जाएगा, जिएंगे कैसे? ये हुकूमत तो इसने तो निचोड़ दिया। 800 रुपए लीटर घी कर देंगे। गैस की कीमत में भी इसी तरह ही जा तो फिर जहर देते, बस सारा दिन गैस नहीं होती भैया, एक महंगी भी कर रहे हैं, ये हम रिक्शा चलाते हैं, हमारा तो जीना मुहाल कर दिया इन्होंने। गैस है भी नहीं और फिर भी ये बढ़ा रहे हैं। आवाम तो पहले से भी बहुत परेशान है, बहुत महंगाई है, ये बिल्कुल सरासर नाजायज है। यकीन करें कि हमारी जो सैलरीज हैं वो मुश्किल 10 तारीख तक भी नहीं चलती हैं। मैं रोटियां बाजार से ला ला के मेरी जेब का कबाड़ा हो गया। किस बात की गैस की ये 45% और बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल बढ़ा दिया, गैस बढ़ा दिया, हर चीज बढ़ा रहे हैं, क्या फायदा पहुंचा रहे हैं हमें? हमारे लिए हर चीज़ बढ़ रही है और हर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सुबह एक रेट होता है, शाम को दूसरे रेट होते हैं। ना बिजली है ना गैस है, किस शाह की आवाम हुकूमत इसको वोट दे। एक दिन बंदा जाता है दुकान पे चीज लेने के लिए, 4 दिन के बाद और रेट बढ़ जाता है। महंगाई ये 2 पार्टियां ने की है, नून और पीपल पार्टी ने। बीबीआई है, लाल आया है। महंगाई करने वाले ये थे, इनके महीने में 10 बजट है। महंगाई भी हो गई, लोड शेडिंग भी हो गई। अगर आपसे मुल्क नहीं कंट्रोल हो रहा तो खुदा के लिए गरीब अवामों को तंग ना करें। हमें किसी हुक्मरान से तलब मतलब नहीं है, हमें चाहिए सस्ती चीज़ें। हम गरीब अवाम हैं, हम कब तक इस तरह जलील होएंगे, कब तक दूसरे के पीछे भागेंगे। नाज़रीन, एक हफ्ते में 2 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 210 रुपये तक पहुँच गई है, जबकि बिजली की कीमत में 8 रुपये फ़ी यूनिट का इजाफा और गैस की कीमतों में 45% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का मतलब ये है कि ज़रूरियात ज़िंदगी की एक एक चीज़ पहले महंगी होगी और बाद में नायाब हो जाएगी। एक तरफ बिजली महंगी है तो दूसरी तरफ आती भी नहीं है। दिन और रात के दौरानिए में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट तक पहुँच गया है और शदीद गर्मी में आवाम के पसीने छूट गए हैं। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को मुस्तहकम से मनफी रुझान की तरफ जाता देख रहे हैं। किसी भी बैनुल अक़वामी फ़ोरम से इमदाद के आसार भी नज़र नहीं आते, जबकि महंगाई बढ़ने के चांसेस और भी ज़्यादा होने लगे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट हो, तिजारती डेफिसिट हो, ज़र मुबादला के ज़खायर हों या फिर फ़ीकस आमदनी का तनासुब, किसी भी मुआशी महाज पर
मुस्बत पेशरफ्त होती नज़र नहीं आती है। खुशाइंद बात यह है कि वज़रा और कुछ दूसरे अहदेदारों ने तनख्वाहों के अलावा मरात ना लेने या आधी करने के दावे सामने आ रहे हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी से लेकर वज़रा तक और सेक्रेटरीज से लेकर अदलिया और दीगर रियासती इदारों तक अफसरान के पास कई सरकारी गाड़ियाँ और मरात के नाम पर पेट्रोल समेत कई सहूलतें उन्हें मुयस्सर हैं। जब आवाम महंगाई की चक्की पे पिस रहे हैं और मुल्क में मुआशी इमरजेंसी नाफिज करने के इरादे से हुकूमत ने दरामदात पर भी पाबंदी लगा दी है, तो ऐसे में हुकूमत को अफसरान को दी जाने वाली मरात पर भी गौर करना होगा। अब हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली या पॉलिसी है? अगर पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाना ही मुल्क की मईशत को संभालने का वाहिद हल है, तो मुल्क का आम तबका कहाँ जाएगा? आवाम को हुकूमत कैसे सेटिस्फाइड करेगी? और क्या इस हुकूमत को यह दराक है कि इन्हें इसकी सियासी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है? इसी के साथ नाज़रीन, हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।